हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी है इजी और मैं हूं आपकी दोस्त संगीता सरकार। और आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो एग्जाम का डेट है आप देख ही पा रहे हैं, वो है 6 जनवरी 2022। ओके, और मैंने अपने सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व कराती हूँ ना, उसका एक प्लेलिस्ट भी बनाकर रखा हुआ है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर भी मेरे बाकी वीडियोस देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। ओके, सो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ 3 पेट्रोकेमिकल्स। सो पेट्रोकेमिकल्स क्या है? सो पेट्रोकेमिकल्स हम उनको कहते हैं जो कि पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से हम ऑब्टेन करते हैं। दीज आर सम यूजफुल सब्सटेंसेस दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम ईदर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऑप्शन 1 में रेयन है, तो ये वाला तो ऑलरेडी क्रॉस हो ही रहा है। सेकंड हम देख पा रहे हैं कॉस्टिक सोडा, उसके वजह से ऑप्शन 2 भी सही नहीं है। फिर जो ऑप्शन 4 है वहां पर कोल टार है, विच इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल, पॉलिएस्टर और बिटुमेन ये तीनों ही पेट्रोकेमिकल्स है। तो चलिए देख लेते हैं मेरे एक्सप्लेनेशन को भी। सो पेट्रोकेमिकल्स आर यूजफुल सब्सटेंसेस दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो ये आपको ध्यान में रखना है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया है, यू हैव अ ब्रिक ऑफ लेंथ L, ब्रेथ B, हाइट H। हमारे पास एक ईट है जिसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है और हाइट H है। If you keep it on the table such that different faces touch the surface each time, then in the 3 different cases the brick with exert। So यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम ब्रिक्स के जो डिफरेंट फेसेस है उसको अगर हम किसी सरफेस के टच में रखते हैं, so in different cases में brick whether it will exert the same thrust and same pressure, same thrust but different pressure, different thrust but different pressure, different thrust but same pressure। so जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्योंकि हमने जो ब्रिक ली है वो एक अकेली ब्रिक है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक नहीं ली है, सो इट विल एक्सर्ट सेम थ्रस्ट तो होगा ही, बट इट विल एक्सर्ट डिफरेंट प्रेशर। क्यों? आइए देखते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, thrust is the force acting vertically downwards। so suppose मेरे पास ये ब्रिक है और ये मैंने एक टेबल टॉप पे रखा हुआ है। so ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं थ्रस्ट। so क्योंकि ब्रिक तो वही है, सेम ही है, ओके, सो थ्रस्ट सेम रहेगा। अब आते हैं हम प्रेशर कैसे वेरी करेगा। so जैसे कि आप जानते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स की जगह पे हम थ्रस्ट भी लिख सकते हैं। सो अगर हम ब्रिक को लेंथ बाय ब्रेथ, ब्रेथ बाय हाइट और हाइट बाय लेंथ इस अलाइनमेंट में रखें, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिफरिंग। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब ब्रिक का जो एरिया टेबल या किसी भी सरफेस के कॉन्टैक्ट में है वो बदल रहा है, क्योंकि उसकी जो अलाइनमेंट है वो हम चेंज कर रहे हैं हर बार। सो क्या होगा, अगर एरिया बदलेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर विल ऑल्सो बी डिफरेंट ईच टाइम, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ समथिंग। सो इसीलिए इट विल एक्सर्ट सेम थ्रस्ट बट डिफरेंट प्रेशर। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 में हमें क्या कहा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल चूज द ग्रुप इन विच स्टेमन, that is part of stamen and parts of pistil of a flower are correctly matched। so हमें पता है स्टेमन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और पिस्टिल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उस हिसाब से हमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही पार्ट्स दिखा रहा है वो पता करना है। सो एंथर इज अ पार्ट ऑफ स्टेमन, फिलामेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टेमन, बट सेपल इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेमन। ठीक है, सेपल एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है जो फ्लावर बड को बड अवस्था में प्रोटेक्ट करता है और वो फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। ओके, ovary is a part of pistil, stigma is also a part of pistil, but petals these are not the part of pistil। petals होते हैं कलरफुल फ्लोरल पार्ट जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो सही नहीं बैठ रहा है। चलिए हम देखते हैं सेकंड वाले में, एंथर करेक्ट,
स्टाइल और स्टिग्मा तो पिस्टिल के पार्ट है, सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग ही हो रहा है क्योंकि पार्ट ऑफ स्टेमन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 की ओर। एंथर एंड फिलामेंट दे आर द पार्ट ऑफ स्टेमन, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ पिस्टिल। सो ऑब्वियसली हमें दूसरे ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। सो ये वाला हमारा सही आंसर है। सो एक बार देख लेते हैं कि जो एंथर और फिलामेंट है और जो मतलब जो पिस्टिल के डिफरेंट पार्ट्स है वो कैसे दिखते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पार्ट ऑफ स्टेमन क्या है, दो पार्ट्स होते हैं। एंथर होता है ये ऊपर वाला हिस्सा, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, और ये पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे हम फिलामेंट कहते हैं। सो इन दो पार्ट से बना है स्टेमन। अब आ जाते हैं पिस्टिल की ओर। पिस्टिल में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला वाला जो एक प्लेटफॉर्म जैसा होता है, एक स्टेज जैसा होता है जहां पर पॉलन ग्रेन्स आकर बैठते हैं या अटैच होते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा। फिर यहाँ पर भी एक पतली सी ट्यूब है जिसका नाम है स्टाइल, और एक फुला हुआ स्वोलन बेस है जिसको हम ओवरी कहते हैं। So these are the 3 parts of pistil. Okay. Now let's move on to the next question. Question number 74 of today's session. The inner lining of the stomach is protected from hydrochloric acid secreted by gastric glands by, और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे स्टमक में जो इनर लाइनिंग है वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और ये 3 चीजें सिक्रीट करते हैं। पहला तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है म्यूकस, और तीसरा है इनएक्टिव पेप्सिनोजन। ओके, सो ये तीनों चीजें गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के इनर लाइनिंग से सिक्रीट करते हैं। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्योंकि ये एसिड है, सो इट विल बी कोरोसिव इन नेचर, तो ये क्या करेगा, स्टमक का जो इनर लाइनिंग है उसको खा जाएगा। खा जाएगा मतलब क्या, इट विल ईट अप द लेयर। ओके, सो यहाँ पर कौन प्रोटेक्ट करता है हमारी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को, ये है म्यूकस। सो म्यूकस प्रोटेक्ट्स। कैसे, म्यूकस एक लेयर बना लेती है स्टमक की इनर लाइनिंग के ऊपर, जिससे क्या होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक के। सो इस तरीके से वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। सो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 75 में कहा गया है, आफ्टर डिगिंग अ ग्रास प्लांट, अ स्टूडेंट ऑन ऑब्जर्विंग इट्स रूट्स एंड लीव्स नोट्स डाउन हिज ऑब्जर्वेशन एज। सो सपोज एक स्टूडेंट ने घास का एक पौधा निकाला और वो किस तरह के रूट्स और लीव्स देखेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या जानते हैं, ग्रास जो है वो एक मोनोकॉट प्लांट है। ओके, मोनोकॉट प्लांट, और मोनोकॉट प्लांट में कैसे रूट्स होते हैं, उनमें फाइब्रस रूट होते हैं, और अगर किसी प्लांट की रूट फाइब्रस है तो उसकी लीफ में वेनेशन कैसे होते हैं, पैरेलल वेनेशन होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन मैंने क्या दिया है। सो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं जो ग्रास है वो एक मोनोकॉट प्लांट है, सो ऑब्वियसली लीफ में उसकी पैरेलल वेनेशन होगी और उसकी रूट्स जो होगी ये फाइब्रस होगी। ये रिलेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा मैंने एडेड इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर दिया है, जो किडनी बीन्स होती है या जिसको हम नॉर्मली बीन्स कहते हैं, वो एक डाइकट प्लांट है और उसकी लीफ में कैसी होगी, जालीदार वेनेशन होगी। सो वेन्स जो होगी वो नेटवर्क जैसा फॉर्म करेगी, उस टाइप के वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और जिस पौधे के लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसकी जो रूट टाइप होती है वो है टैप रूट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। आशा करती हूँ मेरी स्पीड आपको सही लग रही होगी। अगर लग रहा है कि मेरा पेस ज़्यादा फास्ट है तो आप इसको स्लो मोशन में देख सकते हैं, या फिर जब मैं सॉल्व कर रही हूँ तो आप पॉज भी करके अपना आंसर सोच सकते हैं। ओके, सो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से हमें सही स्टेटमेंट ढूंढकर निकालना है। बोथ सोडियम एंड फॉस्फोरस आर स्टोर्ड इन केरोसिन, ये गलत है क्योंकि सिर्फ सोडियम को ही हम केरोसिन में स्टोर करते हैं। बोथ सोडियम एंड फॉस्फोरस आर स्टोर्ड इन वाटर, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि हम फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर करते हैं। सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन whereas phosphorus is stored in water, ये वाला स्टेटमेंट सही है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसे हमको देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या कर लिया है, अपना सही आंसर ढूंढ लिया है। ओके, सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका आंसर यही है कि सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन whereas phosphorus is stored in water।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा गया है अ कॉपर वेसल व्हेन एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग ऑन इट्स आउटर सरफेस, द ग्रीन मटेरियल इज। सो आपने देखा ही होगा कि कॉपर का अगर कोई कंटेनर हो या वेसल हो, उसको अगर आप बहुत दिनों तक ह्यूमिड एयर में एक्सपोज कर देते हैं ना, तो एक डल ग्रीन कोटिंग फॉर्म होती है। सो ये डल ग्रीन जो मटेरियल है ये एक्चुअली है क्या चीज? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो कि है कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। सो ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो साइंस एनसीईआरटी बुक है ग्रेड 8 की, वहां में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहता है ना ब्लू बॉक्स में, वहां से ये क्वेश्चन बनाया गया है। सो इससे क्या पता चल रहा है कि जब भी हम एनसीईआरटी पढ़े तो सिर्फ टेक्स्ट बुक की जो मेन लाइंस है वो पढ़ने से नहीं होगा, जो एडेड इंफॉर्मेशन दी रहती है ब्लू बॉक्स में या अलग कलर में, उनको भी हमको पढ़ना होगा। सो चलिए इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सो द रिएक्शन गोज लाइक दिस। कॉपर जो कि है Cu, उसका सिंबल, इट रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर में क्या क्या पाया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, ऑक्सीजन होगा, प्लस मॉइस्ट है तो ऑब्वियसली वाटर भी होगा। सो कॉपर वेसल रिएक्ट्स विथ दीज थिंग एंड इट फॉर्म्स बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसका कलर है ग्रीन। अब ये जो कॉपर कार्बोनेट है बेसिक, ये दो चीजों की बनी हुई है। पहला है कॉपर कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है CuCO3, और दूसरा है कॉपर हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है CuOH होल ट्वाइस। पर जब हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन मटेरियल है उसको लिखते हैं ना, तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। सो इसका नाम रखा गया है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, पर इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड भी लिंक्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78, जो कि है द एक्टिविटीज विच आर प्रैक्टिस्ड टू एनरिच और रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स आर। सो कुछ ऐसे तरीके जिससे सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है उसको दोबारा हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, ऐसे एक्टिविटीज क्या हो सकता है? सो पहले वाले ऑप्शन में कहा गया है क्रॉप रोटेशन, हाँ ये तो मदद करता है। एडिंग मैन्योर्स, ये भी मदद करता है। पर डीप प्लाउइंग, इससे कोई मदद नहीं होती है। डीप प्लाउइंग क्या करता है? ये क्या करता है, मिट्टी को, मतलब मिट्टी में एयर थोड़ा सा ऐड होने में मदद करता है, पर इससे न्यूट्रिएंट्स की एनरिचमेंट में कोई फायदा नहीं मिलता। ठीक है, ऑप्शन 2 में देखते हैं क्रॉप रोटेशन यस, एडिंग मैन्योर्स यस, एडिंग फर्टिलाइजर्स यस। सो 2 में जितने भी एक्टिविटीज दी गई है वो सभी क्या करते हैं, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उसको दोबारा से भरने में, उसे रिप्लेनिश करने में मदद करते हैं। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ में जो इरिगेशन है ना, इरिगेशन मतलब क्या, टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पे एक निश्चित समय पर क्या करते हैं, हम पानी देते हैं पौधों को। सो इससे तो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट में कोई भी फायदा नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 ओनली। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, सो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, सेइंग, ग्राम, मस्टर्ड, पी एंड व्हीट। ये चारों ही राबी क्रॉप्स है। ठीक है, सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो पैडी और सोयाबीन है ये खरीफ क्रॉप्स है, दीज आर खरीफ क्रॉप्स। ओके, सो आगे चलते हैं, जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है ग्राम, मस्टर्ड, पी एंड व्हीट। ओके, आपको राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के नेम याद करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट एग्जाम में। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड v1 एंड द नेक्स्ट हाफ विथ स्पीड v2। सो एक कार है, उसकी टोटल जर्नी क्या है, उसको हम 100 पकड़ेंगे। सो पहले के 50 जो डिस्टेंस है उसने कवर की विथ स्पीड v1, और नेक्स्ट 50 जो डिस्टेंस है उसको उसने कवर किया स्पीड v2 के साथ। ओके, सो हमें एवरेज स्पीड ऑफ द कार निकालना है फॉर द होल जर्नी। पूरे जर्नी में कार की जो स्पीड है, जो एवरेज स्पीड है, वो हमें निकालनी है। सो इसका आंसर पहले निकालने से पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो चलिए आ जाते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। सो मैंने क्या किया है, मैंने टोटल डिस्टेंस जो कि कैपिटल डी है उसको 100 लिया है।
सो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब d1 इज इक्वल्स टू 50, सेकेंड हाफ डिस्टेंस d2 इज इक्वल्स टू 50. सो फर्स्ट हाफ मतलब जब कार A से B तक गई, सो उसकी डिस्टेंस थी 50 d1 और उसकी स्पीड थी v1. देखिए आप देख पा रहे हैं सॉरी. केस 1 क्या है, जब कार A से B की तरफ मूव कर रही है तो तब उसका स्पीड v1 है, डिस्टेंस उसने कवर किया है d1 जो कि 50 है. सो हमें टाइम निकालना है. सो टाइम निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस बाय स्पीड. सो हम क्या करेंगे, जो d1 है वो हम यहाँ पर 50 रख रहे हैं और जो उसकी स्पीड थी वो v1 रखी है, तो ये हमको पहला मिला. ठीक है. अब जो केस 2 है, जब कार ने B से C की ओर मूव किया, ठीक है, सो तब उसकी स्पीड क्या थी, v2 बताई गई है. डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 50 अगेन, क्योंकि सेकेंड हाफ कहाँ गया है. तो टाइम t2 हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड. सो डिस्टेंस फिर से मेरी 50 ही रही, पर स्पीड यहाँ पर v2 है. सो ये हमको दूसरा रिलेशन मिला. अब हमको एवरेज स्पीड निकालनी है. सो एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन. सो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या था, कैपिटल D विच इज इक्वल्स टू 100, राइट. और T1 और T2 हमने अभी अभी निकाला 1 और 2. सो हमने कैपिटल D, T1, T2 का जो भी है वो हमने लिख दिया. ठीक है. अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं v1 v2 यहाँ आ गया. सो यहाँ पे आ गया 50 v2 और 50 v1. सो आ जाता है हमारा क्या, 100/50 हमने कॉमन ले लिया, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 v2. अब ये जो v1 v2 है ये ऊपर चला जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं 100 इंटू v1 v2 डिवाइडेड बाई 50 होल ब्रैकेट v1 प्लस v2. सो 50 और 100 कट जाएगा. सो हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 2 v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2. सो यही हमारा आंसर है. तो चलिए देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में क्या कोई ऐसा रिलेशन या आंसर है. यस, वी गॉट द आंसर. सो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है. सो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर समाप्त करती हूँ. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल बायोलॉजी है इजी. एंड I wish you all good health and keep learning using my channel. Okay, bye bye everyone.